नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने छोटे से परिवार स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी में। दोस्तों सॉरी, मैं पिछले कुछ समय से बीमार चल रहा था, जिसके वजह से जो आपकी क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, इंटरप्शन आ गई इसमें। उसके लिए मैं बेहद माफ़ी चाहूँगा। फ़िलहाल के लिए चलते आज जो है हम फिर से ठीक होकर के आप लोगों के बीच वापस से आ चुके हैं। तो आज जो अपनी क्लास होने वाली थी वो होने वाली थी प्रेजेंटली वर्तमान जो भारत है उस पे होने वाली थी। उससे पहले जो हमने स्टार्ट करी थी अपनी पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो हमने शुरू करी थी, उसके पार्ट्स जो हमने पिछली क्लास में ही कंप्लीट कर ली थी। उसकी जो 22 पार्ट्स थे, सारे 22 के 22 भाग में क्या होते हैं कैसे होते हैं उसको एक स्टोरी और एक ट्रिक के माध्यम से भी जो हमने समझ लिया था। और अपनी पहली भाग पार्ट नंबर 1 जो थी अपनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, वो हमने देख ली थी। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की भाग जो उसकी पार्ट 1 जो थी स्टेट एंड इट्स यूनियन का टेरिटरी, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद हमने बताया था आपको कि अपनी अगली क्लास में जो हम कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे प्रेजेंटली इंडिया, जो कि हिंदी में कहते हैं इसे वर्तमान भारत। तो वर्तमान भारत जो आज हम पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। राम राम, राधे राधे, राधे राधे सभी को। तो दोस्तों अभी अगर बात करें हम अपने वर्तमान भारत यानी कि प्रेजेंटली इंडिया के बारे में, तो अपने जो वर्तमान भारत है प्रेजेंटली इंडिया, हमारे वर्तमान भारत में कुल मिलाकर के टोटल जो है वो 28 राज्य और जो है 8 यूटी आते हैं। कितने आते हैं अगर बात करें तो अभी साथ साथ में मैं लिखते भी चलूँगा। प्रेजेंटली इंडिया में अगर बात करें तो इसमें टोटल जो है अभी हमारे पास टोटल 28 राज्य हैं एंड 8 यूटी है। 28 राज्य और 8 यूटी है अपने प्रेजेंटली इंडिया यानी कि वर्तमान भारत में कुल मिलाकर के अभी 28 राज्य हैं और 8 यूटीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेंगे कि आखिर ये जो चीज़ें हैं 28 राज्य और 8 यूटी, ये आया कहाँ से, बना कैसे, कब कब से, कौन कौन से राज्य और कौन कौन से यूटी आए थे। तो चलिए आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं इसमें। ओके दोस्तों, तो बात आती है अपनी कब की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो ये हुई थी 1939 से शुरू हुई थी और कम चली थी कब तक, 1945 तक। ऑलमोस्ट जो है ये 6 साल तक चली थी। तो 1900 सॉरी 1939 से शुरू हुई थी और 1945 तक चली। ये थी अपनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइमिंग। अगर बात करें इसमें कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में एटली एटली जो कि कौन थे, तो एटली थे अपने इंग्लैंड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। कौन थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के पीएम जिसका नाम एटली था। कौन था, ओहो, अरे क्या नाम है एटली। दोस्तों मैं एटली का स्पेलिंग शायद से गलत लिखा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। मुझे शायद स्पेलिंग में मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो अपने जो इंग्लैंड के पीएम थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, वो थे एटली। एटली ने क्या करा कि एटली ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था। किसको, कैबिनेट कैबिनेट मिशन को भेजा था 1947 में। तो इस एटली ने क्या करा, हमने बेसिकली करा क्या था, हमने संविधान सभा की मांग की थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग करी थी। ठीक है, हमने करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग। तो चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जिसकी टाइमिंग पड़ती है अपनी 1939 से लेकर के 1945 एडी तक। इस समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली थे। एटली ने फिर क्या कहा कि अभी तो वॉर चल रही है फिलहाल, फिर भी जो है कैबिनेट मिशन को जो है भारत भेजा था। कैबिनेट मिशन को भारत भेजने के पीछे भी मुद्दा था कि चाहता था इंग्लैंड कि हम भी जो है इंडिया वाले भी जो है पार्टिसिपेट करें वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, युद्ध में जो पार्टिसिपेट करें। तो एटली ने अगर बात करें किसको भेजा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भारत में, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भारत में भेजा था एटली ने कैबिनेट मिशन को। तो एटली सेंट कैबिनेट मिशन टू इंडिया, कैबिनेट मिशन टू इंडिया। कब की बात है ये अगर बात करें, तो ये बात है 1946 की, 1946 1946 की बात है। ठीक है, 1946 की बात है।
1946 की बात है, 1946। वैसे वर्ल्ड वॉर तो अपनी जो है ख़त्म हो गई थी 1945 में ही। तो वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद जो है एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था, कैबिनेट मिशन को जो है भारत भेजा था। अब हुआ कुछ यूँ था कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि इस्लाम से लीड कर रहे थे, मुसलमानों के तरफ से लीड कर रहे थे, उनकी एक डिमांड आई थी कि मुसलमान और पाकिस्तान, सॉरी, मुसलमान और हिंदू दोनों को जो है अलग अलग एक राष्ट्र घोषित करा जाए, कि मुसलमान एक राष्ट्र में रहेंगे और हिंदू जो है एक राष्ट्र में रहेंगे। ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना के तरफ से एक डिमांड आ रही थी। तो अभी जब ये कैबिनेट मिशन जब भारत आएंगे तो इनके पास एक डिमांड आएगी कि भारत और पाकिस्तान जो है एक अलग अलग नेशन घोषित करा जाए। तो ये कैबिनेट मिशन क्या करेंगे कि इनको रिजेक्ट कर देंगे, ये जो डिमांड है इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कैबिनेट मिशन डिनाइड सेपरेट पाकिस्तान। ठीक है। कैबिनेट मिशन क्या करेंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे। कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड और डिनाइड, क्या, कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड सेपरेट डिमांड ऑफ पाकिस्तान, सेपरेट पाकिस्तान डिमांड, पाकिस्तान डिमांड। तो पाकिस्तान जो कि एक अभी इस्लामिक कंट्री है, इसकी डिमांड आ रही थी मोहम्मद अली जिन्ना के तरफ से। तो ये जो डिमांड है ये कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या कर दिया गया, रद्द कर दी गई, रिजेक्ट कर दिया गया। कि कैबिनेट मिशन ने बोला ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है कि पाकिस्तान को जो है एक अलग राष्ट्र घोषित करी जाए, कुछ भी नहीं होगा। तो कैबिनेट मिशन ने क्या करा, इस डिमांड को जो है रिजेक्ट कर दिया गया। अब हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही ये मिशन रिजेक्ट हुई, कैबिनेट मिशन ने जैसे ही ये डिमांड रिजेक्ट करी, तो क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को ही ये रिजेक्ट हुई थी। डेट आती है 16 अगस्त 1946। तो 16 अगस्त 1946 को ही जो है कैबिनेट मिशन ने इस डिमांड को रिजेक्ट करी थी। और सेम डेट को, उसी दिन जो है 16 अगस्त 1946 को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने बॉयकॉट कर दिया इससे कैबिनेट मिशन को। और उसी दिन जो है डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दी, बॉयकॉट कर दिया था कैबिनेट मिशन को। तो मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड कैबिनेट मिशन, मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन को जो है बॉयकॉट कर दिया, उसके विरुद्ध जो है खड़ा हो गए, बॉयकॉट कर दिया। एंड डिक्लेयर्ड डायरेक्ट इलेक्शन डे। एंड क्या डिक्लेयर करा, तो डिक्लेयर्ड डायरेक्ट इलेक्शन डे, डायरेक्ट इलेक्शन डे घोषित कर दिया उन्होंने। क्या करा, तो डायरेक्ट इलेक्शन डे घोषित कर दिया। डायरेक्ट इलेक्शन डे मतलब कुछ नहीं होता, इसमें क्या हुआ था कि दंगे फसाद हो गए थे, मारपीट हुई थी। तो डायरेक्ट इलेक्शन डे घोषित कर दिया। ठीक है। ओहो, एक मिनट यहाँ से, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन डे घोषित कर दिया। तो डायरेक्ट इलेक्शन डे घोषित हो गई। तो 16 अगस्त को जो है डायरेक्ट इलेक्शन डे घोषित हो गया। अब बारी आती है माउंट बेटन की। माउंट बेटन जो है 3 जून 1947 को भारत आया। कब, 3 जून 1947 को। उसकी अगर डेट की बात करें, माउंट बेटन पहले हेडिंग डाल लेंगे, माउंट बेटन। बारी आती है माउंट बेटन की, टाइम है 3 जून 1947 की, 3 जून 1947 का टाइमिंग है। माउंट बेटन ने क्या करा, इससे पहले कैबिनेट मिशन ने जो है सेपरेट डिमांड पाकिस्तान को जो है, मतलब मुस्लिम के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने की डिमांड जो थी मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से, उसे रद्द कर दिया था कैबिनेट मिशन ने। वही जब माउंट बेटन आएगा 1947 में, तो वो जो क्या करेगा, माउंट बेटन क्या करेगा कि ये अनाउंसमेंट करेगा कि भारत और पाकिस्तान को जो है अलग अलग राष्ट्र बनाए जाएंगे, अलग अलग राष्ट्र घोषित किया जाए। तो माउंट बेटन क्या करा, अनाउंस कर दी, अनाउंस्ड इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान will be the separate nation, will be the separate nation। तो माउंट बेटन ने क्या करा कि ये
घोषणा कर दी कि भारत और पाकिस्तान जो है दो अलग अलग राष्ट्र होंगे। पाकिस्तान जो होगा वो इस्लामिक कंट्री होगा, इस्लामिक, और इंडिया, इंडिया जो होगा वो हिंदू कंट्री होगा। हालांकि अपनी जो इंडिया है वो सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे भारत की अपनी कोई जात नहीं है, भारत किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, भारत किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है, यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं। अपनी इंडिया जो सेक्युलर कंट्री है, पर उस समय क्या हुआ था कि हिंदू के लिए इंडिया और पाकिस्तान के लिए इस्लामिक को चुना गया था। ठीक है, और डिक्लेयर करा था माउंटबेटन ने। अब बात आई थी कि कुल रियासतें थी 565 जो है प्रिंसली स्टेट थी, जिसे इंग्लिश में रियासत बोला जाता। अब उन 565 जो रियासतें थी उनको जो है भारत में कैसे शामिल किया गया, उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। टोटल कितने रियासत है, तो वो है 565 रियासतें, रियासतें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। जो रियासतें थी कितने थे टोटल, 565। इन सबको जो है कैसे जोड़ा गया भारत में वो देख लेते हैं। अब देखो 3 ऑप्शन ऑफर किए गए थे माउंटबेटन के द्वारा। ये जो 565 टोटल के टोटल रियासतें हैं, इन रियासतों को जो है माउंटबेटन के द्वारा 3 ऑप्शन ऑफर किए गए थे। 3 ऑप्शंस वॉज ऑफर्ड बाई माउंटबेटन, 3 ऑप्शंस वेर ऑफर्ड बाई माउंटबेटन। तो माउंटबेटन के द्वारा जो है ये 565 रियासतों को जो है 3 ऑप्शन, 3 विकल्प दिए गए थे। अब वो 3 विकल्प कौन कौन से थे, अगर बात करें 3 ऑप्शन कौन कौन से थे, तो उनमें से एक तो था कि या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, या तो भारत को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन विथ इंडिया, भारत में मिल जाओ, या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन इंडिया, भारत में विलय हो जाओ। ठीक है, या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो। अगर इन दोनों में से किसी को भी ज्वाइन नहीं करने हैं तो आप जो है अकेले इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। अगर किसी को भी ज्वाइन नहीं करने हैं तो आप अकेले इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, जिसको ऑटोनोमस कहते हैं, ऑटोनोमस, इसको ऑटोनोमस कहते हैं। अगर भारत को भी ज्वाइन नहीं करने हैं और भारत को भी ज्वाइन नहीं करने हैं और पाकिस्तान को भी ज्वाइन नहीं करने हैं, तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो, ऑटोनोमस रूप में रह सकते हो, किसी को भी ज्वाइन अगर नहीं कर रहे हो तो। ये 3 ऑप्शन दिए गए थे माउंटबेटन के द्वारा 565 प्रोविंसेस को, ये रियासतों को। अभी हुआ क्या था, नेटिव स्टेट जो थे डिपार्टमेंट, देसी रियासत विभाग एक था, क्या बनाया गया, एक ना देशी रियासत विभाग बनाया गया, नेटिव स्टेट डिपार्टमेंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेटिव। अब हुआ क्या था कि इसमें हुआ क्या था कि सारे ये 565 में से सारे के सारे तो ज्वाइन कर लिए भारत को, 562 जो है भारत को ज्वाइन कर लिए। पहले लिख ही देता हूँ, आउट ऑफ 565 रियासत, 562, 562 जो है ज्वाइंड इंडिया, 562 जो है भारत को ज्वाइन किया, भारत में विलय हो गया। एंड 3 डिसाइडेड टू बी इंडिपेंडेंट, डिसाइडेड टू बी इंडिपेंडेंट। अभी क्या हुआ कि 3 जो है वो इंडिपेंडेंट रहने के लिए चुना। 565 तो आउट ऑफ 565 562 ज्वाइन कर लिया, और जो है 3 जो है इंडिपेंडेंट रहने के लिए सोचा। उसने डिसाइड किया कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है, हमें किसी के साथ नहीं जुड़ने। तो बस इसके लिए क्या करा गया कि एक ना डिपार्टमेंट बनाया गया, इनके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम था नेटिव स्टेट डिपार्टमेंट। इसका नाम था नेटिव स्टेट डिपार्टमेंट। अभी इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं देसी रियासत विभाग डिपार्टमेंट। नेटिव स्टेट डिपार्टमेंट को कहते हैं देसी रियासत
विभाग, ठीक है। तो ये एक डिपार्टमेंट, एक विभाग बनाई गई जिसके अंतर्गत जो है इन तीनों, ये जो तीन इंडिपेंडेंट रहने की घोषणा करे थे कि हमें किसी के साथ नहीं जुड़ने, इनको जो है भारत में विलय करवाया जाएगा, ठीक है। अब इसके जो हेड हैं, यह जो डिपार्टमेंट है, इनके हेड के रूप में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है इनका हेड नियुक्त किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनका हेड नियुक्त किया गया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक पॉलिसी चलती थी, इनकी एक पॉलिसी चलती थी जिनका नाम था कैरेट स्टिक पॉलिसी, गाजर और छड़ी की नियम, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि गाजर और छड़ी का नियम, कि प्यार से मान जाओ, नहीं तो हमें स्टिक से मार के भी समझाने आते हैं। कैसे? स्टिक से भी समझाने के लिए आते थे। इनकी एक पॉलिसी चलती थी कैरेट स्टिक पॉलिसी, ठीक है, कि प्यार से मान जा बेटे, नहीं तो पीट के भी समझा ही लूंगा, लेने तो तुमको अपने अंदर ही है, अपने राज्य, अपने देश में ही शामिल करना है। तो हुआ था क्या कि अभी ये जो तीन है ना, ये तीन, वो तीन रियासतें कौन कौन सी थी अगर बात करें तो एक तो था जम्मू कश्मीर, JNK, दूसरा था, एक मिनट, ऐसे, एक तो था जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा था जूनागढ़, और तीसरा था हैदराबाद। तो ये थी तीन रियासतें जिसने जो है डिसाइड करी थी इंडिपेंडेंट रहने की। दीज थ्री रियासतें डिसाइडेड टू बी इंडिपेंडेंट, ये तीनों के तीनों जो हैं डिसाइड करे थे कि हमें जो है इंडिपेंडेंट रहना है, ऑटोनोमस रहना है, किसी के साथ नहीं जुड़ने हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों को ही भारत में विलय कराने के लिए एक देशी रियासत विभाग चालू करा गया, जिनके जो है हेड बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और इनकी पॉलिसी चलती थी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, की प्यार से मान जाओ, नहीं तो जो हम कूट के भी मना ही लेंगे, ठीक है। तो आइए अभी देखते हैं कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर को कैसे भारत में मिलाया गया। बात आती है JNK, जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर के उस समय जो राजा हुआ करते थे, रूलर हुआ करते थे, वो थे महाराजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के अगर हम बात करें रूलर की, तो वो थे उस समय महाराजा हरि सिंह, ठीक है। महाराजा हरि सिंह जो थे उस समय जम्मू कश्मीर के रूलर थे। अभी हुआ क्या था कि जैसे ही पाकिस्तान वालों को ये चीज़ें पता चली कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत में विलय नहीं हुआ है, भारत का पार्ट नहीं है, तो उन्होंने जो है आक्रमण कर दी जम्मू कश्मीर पे कबीलाई भेष में। कैसे? कबीलाई भेष में। कबीलाई एक जनजाति होते थे, उनकी वेशभूषा धारण करके जो है पाकिस्तान की आर्मी ने जो है जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दी। तो आगे लिखेंगे कि पाकिस्तानी आर्मी अटैक्ड ऑन जम्मू कश्मीर इन कबीलाई भेष। कैसे? तो कबीलाई वेशभूषा में, कबीलाई ट्राइब्स, ठीक है, कबीलाई भेष, कबीलाई ट्राइब। तो कबीलाई वेशभूषा में जो है पाकिस्तानी आर्मियों ने जम्मू कश्मीर पे जो है आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। अभी हुआ था ये कि अभी तो जम्मू कश्मीर जो है भारत का पार्ट है नहीं, तो बस यही सोच के पाकिस्तान वालों ने उस पर हमला कर दिया। अभी जब भाग है ही नहीं तो हम थोड़े हेल्प करेंगे। तब महाराजा हरि सिंह ने क्या करा कि दिल्ली फ़ोन लगाया किसको? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, कि भाई साहब हमें बचा लीजिए, हमारे ऊपर जो है पाकिस्तान वालों ने हमला कर दिया है। अब हुआ कुछ ऐसा कि ये इन्होंने बोला, अपने पटेल साहब जी ने बोले कि देखो भाई साहब, आप तो हमारे भाग है ही नहीं, आप तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, आप तो इंडिपेंडेंट है, आपको हमारी मदद की ज़रूरत ही नहीं थी, हम तो हेल्प नहीं कर सकते। तो हरि सिंह जी ने बोला कि भाई साहब गलती हो गई, हम जो है आप में
मिलने के लिए तैयार है, हमें बचा लीजिए। तो पटेल जी ने कहा कि देखिए भाई साहब, ऐसे नहीं होता, आप एक काम करिए, आप ना एक मर्जर लेटर, विलय पत्र पे दस्तखत कर दीजिए कि आप जो है भारत में शामिल हो रहे हैं, तब जो हम अपनी आर्मी यहाँ से भेज देंगे और आपको बचा लेंगे। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ कि हरि सिंह ने जो है मर्जर लेटर, विलय पत्र पे साइन करा, फिर जो है दिल्ली से सेना भेज दी गई और जो है चीज़ें वहीं पे रुक गया। अब इसी बात की रिपोर्ट जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने इस आक्रमण के बारे में यूएनए को रिपोर्ट किया और यूएनए ने जो है सीज फायर का ऑर्डर दे दिया गया। सीज फायर का ऑर्डर दिया था यूएनओ ने। यूएनओ ने जो सीज फायर का ऑर्डर दिया कि जो जहां है वहीं रुक जाए। अब हुआ क्या था कि लद्दाख वाली सारी रीजन तो हथिया लिया था पाकिस्तान वालों ने। लद्दाख वाले सारी रीजन तो हथिया लिया था, जैसे हम लोग कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कश्मीर की कुछ भाग है, जो कश्मीर की कुछ भाग है, जम्मू कश्मीर की जो कुछ भाग है, वो तो पाकिस्तान वालों ने अपना ली, हथिया लिया था। तो ऐसे जो कुछ थी, तो यहाँ आ पहुँचे थे अपने पाकिस्तान वाले। तो सीज फायर के जैसे ही ऑर्डर मिला तो यहाँ पे सब के सब रुक गए। तो यहाँ पे एक लाइन बन गया, ठीक है, यहाँ पे जो है लाइन बन गया, उस लाइन को कहते हैं LOC। इस लाइन को कहते हैं हम लोग LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो कुछ ऐसे जो है जम्मू कश्मीर को अपने भारत में जो है मिलाया गया। तो हुआ था ये, पाकिस्तान आर्मी अटैक्ड ऑन जम्मू कश्मीर इन करगिल बेस। अभी क्या करेगा कि महाराजा हरि सिंह क्या करेगा, मर्जर लेटर पे साइन करेगा। महाराजा हरि सिंह साइंड मर्जर लेटर पे साइन कर देगा एंड बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो है भाग बन गया। अब इस चीज़ का जो खबर है जवाहरलाल नेहरू जी ने, JL नेहरू जी ने इसके बारे में रिपोर्ट करी, रिपोर्टेड टू यूएनओ को रिपोर्ट कर दी। अब यूएनओ ऑर्डर सीज फायर, यूएनओ ने क्या किया कि सीज फायर ऑर्डर कर दी कि जो जहां है वहीं रुक जाए। अब जहां था वहीं रुक गया, तो अब बन गया क्या, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी के वजह से जो है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है अभी पाकिस्तान वालों के पास है, ठीक है, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो कुछ इस तरह से जो है जम्मू कश्मीर को जो है भारत में विलय कराया गया, भारत में मिलाया गया था, ठीक है दोस्तों। महाराजा हरि सिंह थे जम्मू कश्मीर के रूलर। पाकिस्तान वालों ने अटैक कर दी ये सोचते हुए कि अभी जम्मू कश्मीर भारत का भाग नहीं है, तो पाकिस्तान वालों ने जो है कबीलाई भेष में अटैक कर दी। अब महाराजा हरि सिंह ने मर्जर लेटर पर साइन करा, तो इधर से सेना भेजी गई, इंडियन आर्मी। तब जो है दोनों में युद्ध हुआ घमासान, जिसके बारे में जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है यूएनओ में रिपोर्ट करी, कंप्लेन करा। और यूएनओ वालों ने क्या करा कि सीज फायर का ऑर्डर दे दिया, अभी जो जहाँ था वहीं रुक जाओ। और उसके वजह से जो है LOC का निर्माण हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल का। और जो जितना भाग हथिया चुके थे पाकिस्तान वाले, उसे हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसे कहते हैं हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो कुछ इस तरह से जो है जम्मू कश्मीर भारत के हिस्सा बने थे, भारत का भाग बना था। दूसरा कौन थे, तो दूसरा था जूनागढ़। अभी जूनागढ़ कैसे शामिल हुआ, तो बात कुछ ऐसी थी कि जूनागढ़ में ना क्या हुआ था कि रेफरेंडम जो है, यानी कि जनमत संग्रह कंडक्ट करे गए। यहाँ पे क्या करा गया, रेफरेंडम कंडक्ट कराया गया। इसको कहते हैं जनमत संग्रह। रेफरेंडम में क्या होता है कि जो रिलीजियस वोटिंग सिस्टम को कहते हैं रेफरेंडम, अब बात है जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ में मैक्सिमम जो थे वो थे हिंदू थे। तो हिंदू पब्लिक ने क्या करा, हिंदू को वोट किया
एंड एग्रीड, हिंदू पब्लिक वोटेड हिंदू रिलीजन एंड एग्री टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने जो है हिंदू रिलीजन को वोट दिया और जो है भारत का भाग बनने के लिए तैयार हो गया। पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का भाग बनने के लिए तैयार हो गया, भारत में विलय होने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार से जो है यहाँ पे जूनागढ़ पार्ट बन गया भारत का। सो जूनागढ़ ज्वाइंट इंडिया। इस तरह से जो है जूनागढ़ भारत को ज्वाइन किया, जूनागढ़ जो है भारत में विलय हुआ। अभी तीसरा था अपना हैदराबाद। तीसरा कौन सा था? तो तीसरा था हैदराबाद। अब बात करते हैं कि हैदराबाद वालों ने क्या कांड करे थे उस समय, और हैदराबाद को जो है भारत में कैसे शामिल किया गया। बात कुछ ऐसी है कि हैदराबाद के रूलर थे उस समय निज़ाम। कौन थे उस समय? हैदराबाद के रूलर थे उस समय निज़ाम, जो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करते थे। ये डॉग लवर था, बिल्कुल सा डॉग लवर था, कुत्ते से बहुत प्यार कर सकते हैं। अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा ये कुत्ते से प्यार करते थे, कुत्ते से प्यार करते थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि 1948 इनको निज़ाम को बोला गया कि देख भाई मांझा नहीं तो हम ज़बरदस्ती जो है छीन तो लेंगे ही। अपनी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो पॉलिसी वैसे ही चलती थी, कैरेट ऑन स्टिक पॉलिसी की, देख भाई प्यार से मांझा नहीं तो छीन तो लेंगे ही हम, मिला तो लेंगे ही हम अपने में। तो ये जो है निज़ाम, ये भाई साहब माने ही नहीं। तो बात आती है कब की? बात आती है 17 सितंबर 1948 की। तो आर्मी वालों ने क्या करा कि ऑपरेशन विजय लॉन्च किया, सॉरी ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया, ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया। अभी ऑपरेशन पोलो के तहत जो है ये जो ऑपरेशन पोलो था ये मिलिट्री एक्शन था। कैसा था? मिलिट्री एक्शन था, मिलिट्री एक्शन था। ऑपरेशन पोलो जो था वो मिलिट्री एक्शन था, सेना जो है गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत जो है हैदराबाद पे अटैक कर दिया गया। और निज़ाम जो है इस डर से, अटैक के वजह से, और चीज़ें देखा ज़्यादा बात बिगड़ गई। निज़ाम जो है अपने कुत्ते के साथ भाग गया, अपने कुत्ते के साथ जो है भाग गया हैदराबाद छोड़ करके। इस प्रकार जो है हैदराबाद भारत में मिल गया। हैदराबाद हमने जो है हैदराबाद पे कब्जा कर लिया और हैदराबाद भारत का पार्ट हो गया। हैदराबाद ज्वाइंट इंडिया। इस तरह जो है बाकी के तीन जो रियासत है वो भी भारत को ज्वाइन कर लिए। तो इस तरह जो टोटल 565 रियासतें जो हैं वो सब के सब जो है भारत में विलय हो गए, भारत में जुड़ गए, भारत के साथ मिल गए। अब चीज़ें क्या हुई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो थे, गृह मंत्रालय, उन्होंने 17 सितंबर को इंडिपेंडेंस डे घोषित किया। 17 सितंबर को क्या करा? इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर करी। इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर करा। किसका डिक्लेयर करा? हैदराबाद का इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर करा 17 सितंबर को। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मतलब गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो गृह मंत्रालय ने जो है 17 सितंबर को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर करा, घोषित करा हैदराबाद का, ठीक है, गृह मंत्रालय ने। तो इस प्रकार जो है जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये तीनों के तीनों जो प्रोविंस थे, ये रियासतें जो थे, ये भारत में विलय हुआ इनका तीनों का, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है भारत में विलय हो गए। अब ना हुआ क्या, अब थोड़ी चीज़ें बिगड़ी। हम वैसे भी पढ़ रहे हैं कि अपने प्रेजेंटली वर्तमान भारत में टोटल 28 राज्य और 8 यूटी कैसे बने उसके बारे में। तो इतनी चीज़ें तो हो गई। अब क्या हुआ था कि 1947 में एक विवाद खड़ा हुआ था कि भारत में जो है
भाषा के आधार पर जो है राज्य बनाया जाए, भारत में भाषा के आधार पर जो है राज्य बनाया जाए, इसका डिमांड आने लगा। डिमांड फॉर स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा के आधार पर जो है भारत में राज्य बनाया जाए, राज्य घोषित किया जाए भाषा के आधार पे, भाषीय आधार पे। बात आती है 1947 की, कब की बात आती है? 1947 की, जब एस.के. धरन कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1948 में। कब? एस.के. श्रीधरन की, एस.के. श्रीधरन कमीशन, एस.के. धरन बोल लो या श्रीधरन बोल लो, एस.के. धर जो है इनके कमीशन का था 1900 कमीशन चली थी 1947 में, जिनका रिपोर्ट जो है आया, जिनका रिपोर्ट जो आया 1948 में। कब आया था? कमीशन थी 1947 का, रिपोर्ट आया 1948 में। अब इनका रिपोर्ट क्या कहता है कि हम जो है भाषा के आधार पर जो है राज्य का निर्माण नहीं कर सकते, हम जो है भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। स्टेट शुड नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेजेस। बट क्या हुआ था कि तेलुगु बोलने वाले लोगों की डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ती चली गई धीरे धीरे, और जो है वहाँ पर क्या हुआ कि एक पोट्टी श्रीराम अल्लू जी थे, पोट्टी श्रीराम अल्लू जी थे, वो जो है अनशन पर बैठ गए। ये तेलुगु से थे, तेलुगु भाषा बोलने वाले। तो ये पोट्टी श्रीराम अल्लू जी जो थे ये अनशन पर बैठ गए। अनशन मतलब क्या होता है? खाना पीना नहीं खाना। तो अनशन पर बैठ गए सिर्फ इसलिए कि तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए तेलुगु रीजन को, तेलुगु नाम का एक स्टेट चालू कराए जहाँ जो है सिर्फ तेलुगु भाषा बोली जाएगी। तो 1952 की बात थी जब पोट्टी श्रीराम अल्लू जो है फास्ट पे बैठे, अनशन पे बैठे, और 1952 में जो है इनकी डेथ हो गई। क्या हुआ? इनकी डेथ हो गई। अब इनकी डेथ जो है एक सनसनी खबर बन गया, मुद्दा और बिगड़ गया, बातें और बिगड़ गई। अब जो है चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया, ज़्यादा उलझ गया। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश को जो है एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया गया। आंध्र प्रदेश को जो है एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया गया सिर्फ भाषा बोलने के आधार पे, तेलुगु लैंग्वेज के आधार पे। और आंध्र प्रदेश जो है पूरे भारत में सबसे पहला ऐसा राज्य है जो भाषीय आधार पर राज्य बना था। कैसा? भाषीय आधार पर राज्य बना था। तो लिख लेंगे, एस.के. धर के रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ था कि ये बोले थे स्टेट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, के भाषीय आधार पर जो है हम राज्यों का निर्माण नहीं कर सकते। पर दिक्कत तब हो गई जब तेलुगु बोलने वाले लोग जो है उनकी डिमांड बढ़ गई, तेज हो गई। तो तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट बिकम वेरी फास्ट और हाइक और इंक्रीज्ड लिख दो, दैट इज मच ईजियर देन एनीथिंग एल्स। तो तेलुगु भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनके डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब हुआ क्या था कि इसी में से एक थे पोट्टी श्रीराम अल्लू, पोट्टी श्री राम अल्लू, पोट्टी श्री राम अल्लू जी जो है 1952 में अनशन पर बैठ गए। क्या करा? अनशन पर बैठ गए, जिसको हम फास्ट कहते हैं, अनशन पर बैठ गए। अभी जिसके वजह से क्या हुआ कि 1952 में इनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ हो गई, ये गुजर गए, ये भाई साहब निकल लिए, ठीक है। तो ये गुजर गए, इनकी हो गई डेथ, पोट्टी श्रीराम अल्लू जी की हो गई मृत्यु 1952 में। तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य के निर्माण के लिए जो ये अनशन पर बैठे थे
तो इनकी हो गई डेथ, इनकी हो गई मृत्यु। अब चीज़ें बातें जो है ज़्यादा बिगड़ गया, चीज़ें ज़्यादा बिगड़ गई। तो बात आती है 1 अक्टूबर 1953 की, जब जो है आंध्र प्रदेश को जो है सेपरेट स्टेट घोषित किया गया तेलुगु भाषा के आधार पे। तो आंध्र प्रदेश was declared as separate state on the basis of language, on the basis of तेलुगु लैंग्वेज। मतलब जो है तेलुगु भाषा बोलने के आधार पे, तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को जो है एक सेपरेट राज्य बनाया गया 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को। नोट में लिख लेंगे आप लोग, नोट में लिख लेंगे कि तेलुगु की भाषीय आधार पर जो राज्य बनाए गए थे उसमें से जो है आंध्र प्रदेश एक अकेला, और अकेला नहीं, आंध्र प्रदेश जो है सबसे पहला ऐसा राज्य था जो भाषीय आधार पर राज्य बना था। तो आंध्र प्रदेश was the first state to become, आंध्र प्रदेश was the first state to be formed on the basis of the languages। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश was the first state to become, to be formed, लिख लो, to be formed on the basis of language। तो सबसे पहले जो है वो आंध्र प्रदेश जो है वो राज्य बना था भाषीय आधार पे। ठीक है, तो याद रहेगा आपको कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश जो है वो राज्य बना था भाषा के आधार पे। इसलिए अभी बना किसके वजह से, तो इनमें डेथ हो गई थी किनकी, पोट्टी श्रीराम अल्लू जी को। इसलिए जो है पोट्टी श्रीराम अल्लू जी को जो है आंध्र प्रदेश का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ आंध्र प्रदेश बोला जाता है, फादर ऑफ आंध्र प्रदेश बोला जाता है। तो एक नोट और लिख लेंगे आप लोग कि पोट्टी श्रीराम अल्लू is known as father of Andhra Pradesh, known as father of आंध्र प्रदेश। मतलब आंध्र प्रदेश का जो है पिता कहा गया है पोट्टी श्रीराम अल्लू जी को, पोट्टी श्रीराम अल्लू जी को आंध्र प्रदेश का पिता कहा गया। क्यों कहा गया था, तो ये जो है अनशन पे बैठ गए थे तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य का निर्माण के लिए, और अनशन पे बैठने के वजह से जो इनकी मृत्यु हो गई थी 1952 में। उसके बाद जो है 1 अक्टूबर 1953 को जो है भाषीय आधार पर, भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश को जो है सबसे पहला राज्य घोषित किया गया था भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पे। अगर बात करें ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश जो है ये कैसे बना था, तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी से बना था। कैसे बना था, तो ये बना था मद्रास प्रेसिडेंसी से। कलर चेंज कर लेता हूँ, बेहतर रहेगा समझने में। ये बना था मद्रास प्रेसिडेंसी से, वॉज डिवाइडेड फ्रॉम मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी से बना था। हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था ना, यहाँ पे हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था, अपनी 2 आर्टिकल थी। पहला आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 2 कहता था कि आप, अब पहला आर्टिकल यानी कि आर्टिकल नंबर 2 जो कहता था कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, नए जो है राज्यों का जो है क्या नामांकन। पर कैसे, तो वो जो राज्य है वो बाहर के होने चाहिए, आउटसाइड ऑफ इंडियन टेरिटरी होने चाहिए थे। ये मैंने बताया था, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट बट आउटसाइड। पर हमने क्या करा, अपनी मद्रास तो भारत के अंदर थी ना, तो ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट हो गया था विच इज़ विद इन साइड ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो इसमें क्या हुआ था कि किसी राज्य के बॉर्डर को कम करके, छोटा करके या नाम चेंज करके एक अलग राज्य का निर्माण कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश बना उसी बेसिस पे बना।
आंध्र प्रदेश जो बना उसी बेसिस पे बना कि मद्रास प्रेसिडेंसी जो है इसको जो है तोड़ करके एक अलग स्टेट बनाया गया, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जहाँ तेलुगु बोलने वाले लोग रहते। ठीक है, तो कुछ ऐसे बना था ये, आर्टिकल नंबर 3 के तहत बना था, आर्टिकल नंबर 3 को फॉलो करके बना था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई क्लियर कि आंध्र प्रदेश जो है भारत में सबसे पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए थे। इसको भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए थे। अब जब इतनी सारी चीज़ें हो गई तो एक संगठन की शुरुआत करी गई, सिर्फ ये सोच करके कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। तो बात आती है 1953 की। कब की बात आती है? 1953 की। अब एक अलग संगठन बनाया गया जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो अब क्या हुआ कि जब ये आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना दिया गया मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके, उसको डिवाइड करके जब आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य घोषित कर दिया गया, तब क्या हुआ कि 1953 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, उसका नाम था SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, या फिर इसको जो है एक और नाम से भी जाना जाता है, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन, क्या इसका एक दूसरा नाम है? फजल अली कमीशन। इसका दूसरा क्या नाम है? इसका दूसरा नाम है फजल अली कमीशन। अभी फजल अली कमीशन क्यों नाम दिया गया है? तो इसमें ना इस SRC के 3 मेंबर थे। कितने? इस SRC के जो है 3 मेंबर थे, 3 मेंबर्स, ऐसे 3 मेंबर्स। इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? तो SRC के 3 मेंबर्स थे। कितने? 3 मेंबर्स। अब उन तीनों मेंबर्स के अगर हम यहाँ पे नाम देख लें तो एक तो था इसमें फजल अली, एक तो था इसमें फजल अली, दूसरा था इसमें एक तो पहले फजल अली हो गया, दूसरा था इसमें KM पानीवकर। कौन था? KM पानीवकर, KM पानीवकर। और तीसरा था हृदयनाथ कुंजुरु, तीसरा था हृदयनाथ कुंजुरु। तो तीसरा कौन था? हृदयनाथ कुंजुरु। तो ये 1953 में जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमीशन बनाया गया था, आयोग बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि आगे चल के जो है भविष्य में ऐसी कोई चीज़ें ना हो, अगर हो तो कंट्रोल कर ली जाए, ताकि जो भाषी आधार पे जो राज्य बनाने की डिमांड हो उसको सही से चेक करा जाए, कमांड करके कंट्रोल करके सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो, किसी की डेथ ना हो। उसके लिए जो है ये SRC बनाई गई थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये आयोग लाया गया था 1953 में। और इसका एक दूसरा नाम फजल अली इसलिए भी रखा गया था कि इसमें 3 मेंबर थे, एक फजल अली, दूसरा KM पानीवकर और तीसरा हृदयनाथ कुंजुरु, जिसमें फजल अली जो था ये सबसे हेड था। तो ये स्टेट SRC का हेड था फजल अली। कौन था? ये हेड था। फजल अली कौन था? तो फजल अली जो है हेड था। ठीक है, फजल अली हेड था, इसलिए इसका नाम जो है फजल अली कमीशन भी कहा गया है, फजल अली कमीशन भी कहा गया है। अभी इन तीनों मेंबर का अगर बात करें नाम याद रखने की, तो एक ट्रिक आती है यहाँ पे। ट्रिक क्या है? हृदय, अली के हृदय में नाथ। क्या? अली के हृदय में नाथ, अली के हृदय में नाथ, अली के हृदय में नाथ है। ये एक ट्रिक है, इनके मेंबर्स का नाम याद रखने के लिए ट्रिक है। अली मतलब फजल अली, अली मतलब फजल अली, उसके बाद अली का मतलब फजल अली, और उसके बाद हृदय, हृदय का मतलब हो जाएगा हृदयनाथ कुंजुरु, हृदय का मतलब हो जाएगा हृदयनाथ कुंजुरु, हृदय का मतलब हृदयनाथ कुंजुरु। ठीक है, हृदय का मतलब हृदयनाथ कुंजुरु। के का मतलब हो जाएगा KM पानीवकर। ठीक है, KM पानीवकर। तो ये है कुछ एक ट्रिक
जो एसआरसी के 3 मेंबर के नाम याद रखने में आपको काम आएगा। अली के हृदय में नाथ, अली के हृदय में नाथ। अली मतलब फजल अली, के मतलब के एम पानीकर, हृदय मतलब हृदयनाथ कुंजरू। और इसको फजल अली कमीशन इसलिए बोला गया क्योंकि फजल अली कमीशन जो है इसका दूसरा नाम था फजल अली कमीशन, और एसआरसी का जो हेड था वो फजल अली था। ठीक है, अब इनकी रिपोर्ट आई, ये जो कमीशन है 1953 की है। अब इनकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में क्या था लिखा हुआ कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हम जो है भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण कर सकते हैं। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पे मतलब एक विशेष समय पे विशेष मुद्दा जो अगर बन जाए उस पे उस समय जो है भाषा के आधार पर अलग राज्य का निर्माण कर सकते हैं। तो इनकी रिपोर्ट आती है, लिखिए रिपोर्ट क्या था कि इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, इन स्पेशल circumstances, in special circumstances states can be formed on the basis of languages। मतलब जो है एक स्पेशल प्रावधान या प्रावधान नहीं सॉरी स्पेशल मुद्दा पे जो है स्पेशल मुद्दा पे सर्कमस्टेंसेस मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है, एक इंसिडेंस होता है, अगर चीज़ें बिगड़ गई वैसे कुछ हो गया तो उसको कहते हैं स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो जब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अगर वैसा कुछ हो तो उस समय जो है भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हुई थी। और ये कब हुई थी, तो बात आती है 7वां संविधान संशोधन 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1957 का है। ये कब का है, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 का है। ये रिपोर्ट कब का रिपोर्ट है ये, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 का है ये रिपोर्ट। और ये एसआरसी को जो है पास कर दिया गया। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था, अधिनियम जो है, ये 7वें संविधान संशोधन के तहत इसे पास कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन के तहत जो है एसआरसी का जो ये रिपोर्ट था, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट अधिनियम वॉज पास्ड। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इस अधिनियम को जो है पास कर दिया गया, पारित कर दी गई इस बिल को। अब रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट ऑफ एसआरसी, अब परिणाम क्या आया कि इस समय तक भारत में कुल 14 स्टेट थे और 6 यूटीज थी, 6 यूटी बने। कितने, 14 स्टेट और 6 यूटी बने थे। कितने, 14 स्टेट और 6 यूटी बने थे। कैसे, तो बाई 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो ये एक्ट अधिनियम पास किया गया, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन अधिनियम, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पास करी गई थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि एसआर की रिजल्ट आया कि अब 7वें संविधान संशोधन 1956 वाले जो है इसके तहत अब तक जो है कुल मिलाकर के भारत में 14 राज्य और 6 यूटी बन चुके हैं। कितने, 14 राज्य और 6 यूटी बन चुके हैं। राज्य की तो छोड़ो, राज्य देख लेंगे, पर हम पहले इम्पोर्टेंट यूटीज देख लेते हैं, जिसमें अभी ये 6 यूटी है ना, तो कौन कौन से थे। एक तो अपना दिल्ली था, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। फिर आ जाएगा अपना मणिपुर, फिर आ जाएगा अपना त्रिपुरा, मणिपुर त्रिपुरा। फिर आ जाएगा अंडमान, अंडमान निकोबार। और लास्ट, पहले दिल्ली हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। एक लास्ट बचता है अपना लक्षद्वीप। क्या, लक्षद्वीप। तो ये जो थे ये 6 के 6 यूटीज थे, 6 यूटीज थे, ये 6 यूटी थे।
जब 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है 1956 के तहत जो है ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन अधिनियम को पास किया गया, तब तक जो है 14 स्टेट, 14 राज्य और 6 यूटी यूनियन टेरिटरीज तो बन चुके थे भारत में। इतने 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बन चुके थे, जिसमें से जो है 6 यूनियन टेरिटरी में से एक दिल्ली था, दूसरा हिमाचल प्रदेश था, तीसरा मणिपुर था, फिर त्रिपुरा था, फिर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये 6 यूटीज थे। ठीक, ये 6 के 6 जो है यूटीज थे। अब इससे आगे क्या होगा कि अब हम जानते हैं कि अपने प्रेजेंटली इंडिया, वर्तमान भारत में 28 स्टेट है और 8 यूटी है। तो भाई साहब हमारे तो अभी सिर्फ 6 ही यूटी हुए हैं और 14 राज्य हुए हैं, पर हमारे पास 28 राज्य और 8 यूटी है। तो हमें इस डेटा को यहाँ तक तो ले जाना पड़ेगा ना। 14 राज्य 6 यूटी वाले डेटा को 28 राज्य 8 यूटी वाले डेटा तक तो ले जाना पड़ेगा। तो अब हम समझेंगे कि 14 राज्य 6 यूटी से 28 राज्य 8 यूटी कैसे बना। 14 राज्य 6 यूटी से 28 राज्य 8 यूटी कैसे बना। नए नए कौन कौन से जो है राज्य बने, किसमें से टूट के बना, कौन नया बना, किसकी बॉर्डर चेंज हुई, कौन कब बना, कौन सी यूटी हटी, कौन सी नई यूटी आई, ये सारी चीज़ें हमें आगे डिस्कस करनी है। फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके अगले क्लास में जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे कि 14 राज्य और 6 यूटी को 28 राज्य 8 यूटी तक कैसे ले जाया गया। तब तक बने रहिए हमारे साथ, आपके अपने परिवार स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी के साथ। और दोस्तों अगर आपको इसके रिटेन नोट्स चाहिए तो ज़रूर से जो है हमारी चैनल है स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी ही, ऐसे इसी नाम से स्टूडेंट्स सॉल्यूशन एकेडमी, इसी नाम से हमारी चैनल है। आप जो है, मैं इस चैनल का लिंक जो है कमेंट में पिन कर दूंगा, आप चाहे तो कमेंट पे क्लिक करके विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप चाहे तो उससे प्रिंट करा सकते हैं, सारे नोट्स जो है प्रिंटेबल फॉर्मेट में हैंड रिटन नोट्स होंगे, आप उससे प्रिंट करा सकते हैं। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। 14 राज्य और 6 यूटी से 28 राज्य 8 यूटी कैसे बना। तो लगे रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।